एक पार्टी, एक व्यक्ति का इंतजार हो रहा था कि उन्हें कहां से सीट मिलेगी, कितनी सीटें मिलेंगी। अरविंद, मुकेश सहनी को इंडिया अलायंस में 3 सीटें दी गई हैं। 3 सीटें मुकेश सहनी को दे दी गई हैं। जो पशुपेश की स्थिति थी, जो कंफ्यूजन था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज 3 सीटें जो कि मुकेश सहनी के खाते में चली गई। क्या मुकेश सहनी अपने संबल पर लड़ेंगे यहाँ से? देखिए मुकेश, सबसे पहले जिस तरह से मुकेश सहनी एनडीए से जो गठबंधन करने की बात चल रही थी, तो जब बात वहाँ नहीं बनी, उनके लिस्ट जारी हो गए, उसके बाद वह महागठबंधन के संपर्क में गए। तो 5 सीट मांग रहे थे पहले, उसके बाद 4 सीट पर बातें आई, 4 सीट पर भी तय नहीं हुआ, 3 सीट पर बातें आ गई, 3 सीट पर भी तय नहीं हो रहा था। 2 सीट 3 सीट की बातें चल रही थी। तो कभी कहा जा रहा था कि राजद 2 सीट देगी, एक कांग्रेस देगी। फिर बाद में सूत्र बता रहे थे कि कांग्रेस के पास खुद 9 सीट है, तो कहाँ से ज़्यादा देंगे। तो अब राष्ट्रीय जनता दल के जो गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन बिहार में, तो जिसके पास 26 सीट पाले में गई, तो उसी सीट में से 3 सीटें मुकेश सहनी को मिल गया। अब मुकेश सहनी तय करेंगे कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे, निषादों की आरक्षण देश में दिवाने की बात कर रहे थे, उत्तर भारत में लगातार कई राज्यों में जनसभाएं किया, रैली किया, मलाह समाज को गंगा जल लेकर के बिहार में कसम खिलाने का काम किया, शपथ दिलवाने का काम किया। तो क्या मुकेश सहनी निषाद आरक्षण पर बातें महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ बनी है, या फिर सीट के लालच में गठबंधन किए हैं, सीट के लिए गठबंधन किए हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बातें अब मुकेश सहनी को खुलकर के पटल पर आकर के कहना होगा कि आपने महागठबंधन के साथ जो अलायंस किया, एनडीए गठबंधन के साथ जब अलायंस करने जा रहे थे, गठबंधन करने जा रहे थे भाजपा के साथ, तो आप उनसे आरक्षण मांग रहे थे। सीट मिले ना मिले ये बात कह रहे थे, दावे के साथ कह रहे थे कि हमें गठबंधन चाहिए, आरक्षण पर गठबंधन चाहिए। तो आरक्षण की बात वहाँ नहीं बनी, वहाँ कोई किसी तरह से बात नहीं बनी। तो वहाँ से लिस्ट भी जारी हो गया, तो फिर महागठबंधन के संपर्क में गए, लगातार रस्साकसी हुआ। तो ये रस्साकसी इसलिए हुआ, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है ये बता रहे हैं कि जो भी बिहार में जो उछल कूद कर रहे थे नेता, तो कहीं ना कहीं उनके उछल कूद पर विराम लगाने के लिए इन नेताओं को टरकाया जा रहा था, बैकफुट पर लाया जा रहा था। फिर अंत में जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गठबंधन तो ज़रूरी है, बिना जातीय समीकरण, बिना ये छोटे छोटे दलों को लेकर के गठबंधन, कोई भी चुनाव पार्टी, या इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है किसी भी राज्य में। ज़्यादातर राज्यों में बड़े पैमाने पर गठबंधन है। तो सबसे बड़ा सवाल है, मुकेश सहनी को तो 3 सीट वीआईपी पार्टी को मिल गया है, वीआईपी के सुप्रीमो को 3 सीट अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि वीआईपी के खाते में 3 सीट चला गया है, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। तो क्या ये इन सीटों पर इस सहमति के साथ ये 3 सीटें पर ही बात बनी है, या फिर मलाहों के जो कसम शपथ दिलाने का काम किया, वो शपथ पर भी कुछ विचार हुआ, ये नहीं हुआ? ये बातें अब उनको रखना होगा। देखिए, मुझे लगता है अरविंद की जो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि एनडीए में हाउसफुल का वोट पहले ही लग चुका था। एनडीए ने क्लियर कर दिया था कि हमारी सीटें तय हो चुकी हैं, अनाउंसमेंट भी हो गया, उम्मीदवार भी तय हो गए। तो मुकेश सहनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इंडिया अलायंस में नहीं मिलते तो ऐसा हो सकता था कि या तो उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़ता, या फिर चुनाव नहीं लड़ते, जैसे पशुपति कुमार पारस का हाल हुआ। तो ये स्थिति जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो मुकेश सहनी ने कहा था कि जो हमें आरक्षण देगा, उनका कहना था दिल्ली में आरक्षण मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलता है? तो पूरे कई राज्यों में मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को जो मानेगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। लेकिन एनडीए ने इनको कहीं से कोई भाव नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं की मुकेश सहनी की एनडीए ने। और अब एक ही ऑप्शन था, एक ही रास्ता था, अगर गठबंधन के साथ लड़ना है तो इंडिया के साथ जाना होगा, और वो शायद हुआ है। अब देखिए, जो अब सीटों पर अरविंद हम चर्चा कर लेते हैं। जो सीटें मिली, मुझे लगता है जैसे झंझारपुर, जो मुकेश सहनी चाह रहे थे, पहले से मांग रहे थे कि उनको मिले, लेकिन गोपालगंज और मोतिहारी, ये नहीं, मोतिहारी सीट पर बात चल रही थी, पहले से भी था। गोपालगंज जो मिला है वो वैशाली के बदले मिला है। वैशाली मुजफ्फरपुर लोकसभा पर उनका दावा था कि ये दोनों सीट में से हमें एक सीट चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस के खाते में था और एक राजद के खाते में था। तो राजद वैशाली से चाह रहा है
अगर कोई सामने ताकतवर है, वर्तमान सिटिंग सांसद है, वो भी बहुत बड़े मतों से चुनाव जीत करके चुनावी मैदान में फिर पुनः आए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ ताकतवर देने की बातें थी। तो मुकेश सहनी के पार्टी में या मुकेश सहनी के संपर्क में अभी फिलहाल वैशाली में कोई ऐसी ताकतवर नेता नहीं है जो उनके साथ उनके सिंबल पर चुनाव लड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुकेश सहनी को अगर वैशाली सीट नहीं इसलिए मिली है क्योंकि जो सामने वाला है उनको टक्कर देने के लिए तो उन्हें ऐसे नेता की जरूरत पड़ती जो उनके पार्टी में या उनके संपर्क में नहीं थे, क्योंकि मुकेश सहनी के संपर्क में बहुत सारे ऐसे नेता थे, इतने ताकतवर नहीं थे जो सामने वाले को टक्कर दे सके। तो इसीलिए उन्हें वैशाली मुजफ्फरपुर लोकसभा के बदले गोपालगंज दे दिया गया। ये जैसे बीजेपी में चर्चा होती है, हमें भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस को राजद में वही सीटें थी जो ज़्यादातर हारने वाली सीट है, बीजेपी के कद्दावर खड़े हैं, वो सीट कांग्रेस को दे दी गई। जैसे सासाराम देख लीजिए या बहुत समस्तीपुर देख लीजिए, बहुत सारी सीटें कही जाती। तो क्या वही खेल इधर भी हुआ है क्या मुकेश सहनी के साथ? नहीं, देखिए मुकेश, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सीटें हैं पहले कांग्रेस ही इन सीटों पर था। हाल के दिनों में कांग्रेस की स्थिति जब जनाधार गिरने लगा तो लगातार हारने लगे, तो कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है, इसीलिए यहाँ हार रहे हैं। लेकिन जो सीटें हैं वो कांग्रेस पहले से यहाँ चुनाव, मुजफ्फरपुर लोकसभा कांग्रेस के कई बार लोग लड़े, प्रचंड बहुमत भी लाए। एक बार बात करें तो यहाँ चुनाव विपक्ष जीत भी गए थे, लेकिन जब वोट से जब जीत मिली तो चुनाव 10 महीने बचे थे तो चुनाव, तो फिर ऐसे कई स्थिति थी जहाँ कांग्रेस के उस समय दिग्गज भूमिहार समाज से आने वाले, तो कई ऐसे लोकसभा सीट थी तो कांग्रेस पार्टी अपने भूमिहार समाज को दिग्गज को उतारते थे। तो हाल के दिनों में कांग्रेस की स्थिति बन गई है तो इसलिए कांग्रेस हार जाती है। लेकिन अब फिर से कांग्रेस उभरने की कोशिश किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ तो थोड़ा सा जो बातें हैं वो समीकरण में कुछ डिफिकल्ट हुआ है। जैसे राहुल गांधी की जो राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी। जब राहुल गांधी कहीं भाषण देते थे तो आदिवासी इलाके में भाषण देते थे तो वहाँ शेक्सपियर बन जाते, मतलब इंग्लिश में बोलते थे। भाषण सुनने जो आए लोग हैं वो क्या समझेंगे नहीं समझेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उनके जो आगे पीछे घूमने वाले जो सलाहकार थे वो कितने बड़े के ज्ञानी थे, तो भाषण से ही साफ तौर पर लग रहा था। जब एक बार उनका भाषण किसी आदिवासी इलाके में चल रही थी, बड़ी सभाएँ थी और वहाँ राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शायद कि नहीं थे, कांग्रेस के तो नेता है, तो भाषण दे रहे थे और जो दर्शक है जो देखने सुनने के लिए उनको आए वो आपस में बतिया रहे हैं। पूरा कैमरा जब चैनलों के द्वारा जूमिंग किया गया तो उसमें कोई नहीं लग रहा था कि उनका भाषण सुन रहे, क्योंकि उनको भाषण उनका समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जिस तरह से वो बातें चली, जैसे राजद सुप्रीमो जब भाषण देते लालू प्रसाद जिस इलाके में जाते हैं उसी तबके का भाषण देते उसी भाषा में, तो यही वो राजनेताओं का यही होना चाहिए। जैसे बात अच्छा, एक सवाल और बनता है, जैसा अभी कहा जा रहा है मीडिया में भी ये हेडलाइन बना कि इंडिया अलायंस अब मजबूत हो जाएगा ये सहनी के आने के बाद। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि सहनी जो वोटर है, जो सहनी खेमा है, वो कहीं ना कहीं अगर उत्तर बिहार के सहनियों की बात करें तो उत्तर बिहार में मुकेश सहनी को सहनी मल्लाह समाज अपना नेता तो मानती है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्या मुकेश सहनी के आने के बाद इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी? क्या सहनी का वोट बैंक टर्न अप होगा? इसके बारे में क्या राय है? देखिए मुकेश, जिस तरह से उनके द्वारा जो ये यात्रा निकाली गई थी आरक्षण निषाद आरक्षण को, और सारे जिलों बिहार के लगभग सारे जिलों में उन्होंने सभा की, संकल्प दिलाया, तो मुकेश सहनी के बातों में अभी मल्लाह समाज है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आधे से ज़्यादा मल्लाह समाज की वोट बैंकिंग जो है मुकेश सहनी के साथ है। 7-8 ऐसे लोकसभा सीट है जहाँ मल्लाह की बड़ी आबादी है, तो उसमें मल्लाहों की अधिक वोट बैंकिंग वोट डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 7-8 ऐसे लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी का असर तो दिखेगा। हालांकि लेकिन सामने वाले भी जो है भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात करें, एनडीए अलायंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में मजबूत है। तो अब देखना होगा, मजबूती तो इंडिया गठबंधन को मिलेगी, महागठबंधन को बिहार में मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो बिहार के मल्लाह अन्य लोकसभा में कम है, लेकिन 7 से 8 लोकसभा में ज़्यादा संख्या में मल्लाह है। तो कहीं ना कहीं मजबूती तो मल्लाह की वोट बैंकिंग अगर मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में शिफ्ट होगी, अगर वहाँ से वोट बैंकिंग अगर फिर महागठबंधन के लोग आकलन करेंगे, मल्लाह देश की बड़ी बस्ती से आकलन करेंगे, जहाँ उनके वोट डाले जाते हैं, बूथ होता है जहाँ
मलाह समाज की अधिक आबादी जिस बूथ पर वोट डालते हैं और वहाँ से अगर मलाह समाज की वोट बैंकिंग और महागठबंधन के पाले में आते हैं, उनके प्रत्याशियों के पाले में आते हैं, तो फिर मुकेश सहनी का कद बढ़ सकता है। अगर जैसे ही वहाँ से वोट नहीं आएगा तो हमको लगता है कि आखिरी गठबंधन होगा। अब इसके गठबंधन के बाद उधर से तो पहले ही से ही निकल चुके हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से भी हमको लगता है 25 में गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वोट बैंकिंग ही नहीं रहेगी तो सीट देने से कोई भी राजनेता है वो सीट देने से कहीं ना कहीं कतरा, कोई भी गठबंधन देखिए अभी बात कर रहे थे पशुपति पारस की बात कर रहे हैं, तो उनके पास वोट बैंकिंग नहीं थी, काहे नहीं लिया, 5 सांसद थे उनके साथ, बड़ी परचम सभी लोग जीत कर गए थे, लेकिन एक भी वोट उनके पास नहीं था। नहीं छोड़ के नहीं चले आए। जब कोई स्थिति नहीं बनी, कुछ नहीं मिला, तो अस्ता पछता करके देख लिया कि अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात वो भी जान रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी। किसी सीट पर जो पासवान समाज की जो पार्टी कहे जाते हैं, रामविलास जी जो जिनको सीट करके यहाँ तक लाए, तो उनके बेटे के साथ पासवान का वोट बैंकिंग चला, उनके पास कुछ बचा नहीं। तो महागठबंधन के नेताओं ने तो कहा तो पशुपति पारस जी अच्छे नेता है लेकिन चुसे हुए आम है। ये आपने सोचा चुसे हुए आम है, उसके पास कोई वोट बैंकिंग नहीं है। ये तो पूरे बिहार में साफ तौर पर दिख रहा था। जब वो गठबंधन तोड़ा, उनके प्रेस वार्ता हो, उनके स्टैंड लेने की जो बातें थी, तो वहाँ कहाँ कोई दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे। सारे लोग दरकिनार हो गए थे, जान गए थे कि इनके साथ कुछ है नहीं। तो अस्ता पछता कर जब कुछ नहीं मिला फिर वापस इंडिया के लॉर्ड के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति हो गई। देखिए मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में शामिल हो चुके हैं और 3 सीटें उनको दी गई हैं। मुझे लगता है अरविंद की स्टार प्रचारक भी बनाया जाएगा। जो 7-8 सीट आप कह रहे हैं लोकसभा क्षेत्र, जो मलाहों वाला क्षेत्र है, जहाँ मलाह हैं, जैसे मुजफ्फरपुर भी उसमें है, तो इन सीटों पर मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा राजद ज़रूर लेगी। इनको स्टार प्रचारक बना के इनको प्रचार प्रसार करवाएगी, क्षेत्र में वोट टर्नअप हो, सहनी खराब हो एनडीए का। देखिए मुकेश, सबसे बड़ा सवाल है राजनीतिक विशेषज्ञ माने तो जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, बड़े विश्लेषणकर्ता का माने, अगर महागठबंधन के पाले इस बार मलाह समाज की वोट बैंकिंग आती है तो कहीं ना कहीं अगले बार 25 विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से कद बढ़ जाएगा। और साफ तौर पर जैसे ही वोट मलाहों की शिफ्ट होती है इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन के साथ उनके प्रत्याशियों को आते हैं तो इसका कद बढ़ेगा और 25 में ये डिप्टी सीएम के उम्मीदवार अवश्य हो जाएंगे अगर महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो। और यही इसी चुनाव में मुकेश सहनी का कद बढ़ता है या घटता है, या मलाह समाज उनके साथ है या नहीं, ये इसी चुनाव में पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। जो ताल ठोक रहे हैं मुकेश सहनी, तो उनकी हवा जो है यही चुनाव में ही पास करता है या फूल करके रहते हैं, तमाम बातें पता। लेकिन ये मुझे लगता है कि सिर्फ 3 सीटों पर ही मत रही। जो 3 सीटें दी गई हैं मुकेश सहनी को, झंझारपुर हो, मोतिहारी हो या गोपालगंज हो, 3 सीटों पर ही नहीं रही है। जो आपका कहना है कि 9 सीट जो है मलाहों की, वहाँ आप कह रहे हैं कि मलाह जो वोटर हैं वो टर्नअप अगर होते हैं तब ना। नहीं, सारे सीटों अपने प्रत्याशियों को वोट अपने लाएंगे तो फिर कहाँ से टर्नअप। हाँ। सारे सीटों पर अगर मलाह की वोट बैंकिंग करी आबादी जो मलाह समाज की है, उनके गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगा तभी कद बढ़ेगा। और ये आखिरी हमको लगता है गठबंधन, बिल्कुल ये आखिरी गठबंधन, आखिरी मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन का कह सकते हैं। अगर बढ़ा कद तो बढ़ेगा, बढ़ा कद तो फिर जनाधार बिहार के बड़े नेता हो जाएंगे मुकेश सहनी, और नहीं तो जैसे अभी बड़े नेताओं में युवा नेता की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, ये सब बड़े नेता कहे जाते हैं। मुकेश सहनी का भी नाम कहीं कहीं लिया जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में भी, हाँ हाल के दिनों में, पिछले चुनाव में हार के बाद ये थोड़ा सा डाउन हुए थे मुकेश सहनी। लेकिन इस बार फिर एक बार मौका, और ये शायद सही कह रहे हैं अरविंद कि आखिरी मौका होगा मुकेश सहनी का। और लगातार अभी 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसमें भी ताकत अगर मुकेश सहनी दिखा देते हैं, सहनी मलाह वोटरों को अगर अपनी तरफ कर लेते हैं। आप भी कमेंट करके कहें कि मलाह समाज को नेता किसको मानता है, क्या मुकेश सहनी अभी भी
मल्लाह समाज के नेता हैं और ये सिर्फ कुछ सीटों पर नहीं होना चाहिए। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी बिहार में अभी एक अपनी छवि रखते हैं, जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी तो कद है उनका, प्रदेश लेवल का कद है, लेकिन आखिरी कद है ये मुकेश। वो तो प्रूव करना पड़ेगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए ने जो उनको दरकिनार कर दिया, एनडीए ने इनकी औकात दिखा दी कि आपके पास कुछ नहीं है। हम अगर मल्लाह समाज के मंत्री बनाते हैं तो आप कहीं के धराशायी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो अब इनको प्रूव करना होगा कि मल्लाह का नेतृत्व करता, मल्लाह के हितैषी, मल्लाह का रहनुमा हम ही है। अगर हम ही है तो मल्लाह समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इनको प्रूव करना होगा। मल्लाह समाज की अगर वोट बैंकिंग टर्न होती है तो समझिए ये नेता 25 में स्थापित हो जाएंगे। और जिस तरह से कह रहे थे कि मल्लाह का बेटा बिहार का नेतृत्व करेगा, तो हमें ये लगता है कि 25 के लोग विधानसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के उम्मीदवार जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल, इनकी जो उत्कंठा है, इनकी जो इच्छा है कि कोई बड़ा पद मिले, ये कह भी रहते हैं कि नेतृत्वकर्ता बनेंगे। तो ये अगर अभी अपनी ताकत दिखा देते हैं मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और 3 सीट झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी 3 सीटें वीआईपी पार्टी के खेमे में चली गई हैं और राजद ने इन्हें 3 सीटें दी हैं। 26 सीट जो कि राष्ट्रीय जनता दल की थी, तो राष्ट्रीय जनता दल की अब सीट 23 हो जाएगी। 26 में से 3 इन्होंने वीआईपी पार्टी को दे दिया है और जो बाकी 9 सीटें हैं वो कांग्रेस है। कांग्रेस पर थोड़ा सा बात करना ज़रूरी हो जाता है। अरविंद, कांग्रेस पत्ता नहीं खोल रही थी कई सीटों पर। आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में भी अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, पत्ता नहीं खोल रही है कांग्रेस। आज हमने जो बात की, दिल्ली तक सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 1-2 दिन में नहीं होगा, ये 10 तारीख तक होगा। तो इसमें क्या लग रहा है, क्यों लेट हो रहा है? कभी भी जो बड़े पार्टी होती है तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो निर्णायक भूमिका बैठकें होती है, तो ये कांग्रेस को ये भी लगता रहता है, बड़ी पार्टी को, कि अगर हम पत्ता खोल देंगे तो हमारे जो अन्य दावेदार वो भाग जाएंगे। जब विरोध अंतिम पोजीशन जब आएगी, तब जब विरोध करने का, भागने का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब हम पत्ता खोलेंगे। और आज मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। अगर यही मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ पहले आता तो 5 सीटें मिल सकती, क्योंकि यहाँ सीटों की कोई कमी नहीं। महागठबंधन के एक ही सांसद बिहार में वर्तमान में, एक ही सांसद 40 में, तो ऐसे में उनके पास अगर 5 से 6 सीट भी मांगा जाता तो 6 सीट मिलने की उम्मीद। लेकिन अब देखा गया कि कुछ नहीं बचा हुआ है। आज तक उनको इसीलिए टरकाया जा रहा था, आज कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। आज कॉन्फ्रेंस होने में कोई विशेष देर नहीं लगता। आप ही जानते हैं, मीडिया बैठी रहती है, आसपास घूमती रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है, 1 घंटे में तैयार एक लिस्ट तैयार करना है और तुरंत। तो उनके सारे दरवाजे जब बंद हो गए थे, तब जाकर के इनके साथ गठबंधन अब हुआ है, तो 3 सीटें मिली है। अगर यही पहले गठबंधन होता तो 5 से 6 सीट अवश्य मिल जाता वीआईपी पार्टी को, जिस तरह से अभी हालात है महागठबंधन के बिहार में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पत्ता कांग्रेस इसलिए नहीं खोल रही है, 3 सीटों पर पत्ता इसलिए खोलने का काम किया कि 3 सीटों पर कोई विवाद नहीं था। जिन 3 सीटों का खोला गया उसमें बड़े चेहरे हैं, उन तीनों सीट पर कोई विवाद नहीं था। ये दावेदार थे, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई दावेदार नहीं थे। अब जो सीटें बची उनमें बहुत सारे लोग दावेदार हैं। मुजफ्फरपुर में वर्तमान जो नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी है, पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिए, तैयारी में भी लगे हुए हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, पहले से दावे भी ठोक चुके हैं। अब यहाँ के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के सांसद कांग्रेस के साथ गठबंधन की, अब कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, अब वो भी दावेदार है। चर्चाएँ चल रही है, हालांकि उनकी ओर से भी कोई दावेदारी नहीं की गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया जो हमारा अपमानित किया है तो कहीं ना कहीं दिखाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से जो उनके जो बोलने के तरीके थे, तो उससे लग रहा है कि वो भी मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की ओर से दावेदार है। एक सवाल पर और चर्चा करेंगे हम लोग कि लालू यादव कहीं 2009 वाली पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि भूमिहार समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं लालू। अभी सहनी को जो इन्होंने 3 टिकटें दे दी, तो सहनी को भी साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तिक्रम चाल है लालू यादव का, कहा जाता है पूरे देश की हुकूमत है, फिर से वो राजनीति शुरू हो जाएगी कि लालू यादव सबको घुमाने वाली राजनीति कर रहे हैं। वो उस पर थोड़ा सा क्या लग रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, लालू यादव राजनीति के मास्टरमाइंड, राजनीतिक समीकरण बनाने में बहुत सारी सरकारें आई गई उनके राजनीतिक करियर में, तो मास्टरमाइंड कहा जाता है। और
ये विपक्ष भी जानता है, जो विरोधी है वो भी जानता है अगर लालू यादव है तो कहीं ना कहीं कुछ अलग समीकरण बनता हो। कितनों बड़े विरोधी हो लालू यादव के, तो वो भी जानता है कि लालू यादव का राजनीतिक मास्टरमाइंड क्या है। आज देखिए किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी से कुशवाहा को दरकिनार कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने कुशवाहा को उतार दिया गया। 3 कांग्रेस से है, 5 राष्ट्रीय जनता दल से है, 2 लेफ्ट से है, CPI वो CPM वाले से है। तो कुशवाहा समाज को भरपूर देने का काम किया, जबकि कुशवाहा समाज के नेता अपने में उपेंद्र कुशवाहा कह जाते हैं, खुद उम्मीदवार हो गए, 1 सीट मिला तो खुद उम्मीदवार हो गए। तो कुशवाहा को वोट बैंकिंग वोट कैसे लाना है, ये लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो वो जानते हैं। तो ये सारे समीकरण बना है, और जिस तरह से भूमिहारों को दरकिनार किया गया तो भूमिहारों को भी अपने पाले में ले लिए। इसीलिए आज वैशाली से बात करें, अन्ना शुक्ला की भी बात चल रही है, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रहे कद्दावर नेता भूमिहार समाज में बड़ा कद रखते हैं, इंजीनियर अजीत कुमार काटी से विधायक रह चुके हैं, उनकी भी बातें चल रही है। हालांकि अभी इनके लोगों के द्वारा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से भूमिहार समाज को दरकिनार कर दिया गया तो भूमिहार समाज में रोष है। कहीं कहीं बैठकें हो रही है, अभी आचार संहिता है इसलिए बैठक नहीं दिख रही है। जैसे आचार संहिता खत्म होगा, प्रचार का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जब ये 5वें चरण ये उधर लोकसभा या इधर से लोकसभा में प्रचार की बातें जब मिल जाएगी प्रचार करने का, तब वो लोग आकर के खुल करके बैठक करेंगे। आखिर किनके समर्थन में करेंगे या विरोध में करेंगे ये बात की बात है, ये हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से बिहार अभी आक्रोशित है तो कहीं ना कहीं लालू यादव उन वोटों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना होगा वैशाली से, जिस तरह से पहले से समीकरण था कि अगर उधर से राजपूत लड़ता है तो उधर से भूमिहार को लड़ाया जाए, अगर उधर से भूमिहार लड़ता है तो उधर से नहीं, ये लगभग 30 साल बाद हुआ है, हम समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि 30 साल तक वैशाली में राज